क्या तुमने कभी रात में किसी सुनसान रास्ते पर अकेले चलते वक्त ठंडी हवा में एक फुसफुसाहट सुनी है? ये कहानी ग्रेटर नोएडा के 4 दोस्तों की है जो एक पुरानी हवेली की सैर पर गए और एक ऐसी ताकत से टकरा गए जिसने उनकी जिंदगी को दहशत में बदल दिया। हर 5 मिनट में एक नया डर, एक नया राज। हिम्मत है सुनने की? तो हेडफोन्स लगाओ, लाइट्स ऑफ करो और तैयार हो जाओ। लेकिन सावधान, शायद वो यक्षिणी अभी भी कहीं आसपास है। जनवरी 2025 की सर्द रात थी। ग्रेटर नोएडा के एक किराए के फ्लैट में 4 दोस्त रोहित, अनन्या, साहिल और दीक्षा व्हाट्सएप ग्रुप पर मजे ले रहे थे। चारों जीबीयू यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर स्टूडेंट्स थे। साहिल का जन्मदिन था और वो चाहता था कि कुछ एडवेंचरस करे। यार, हर बार पब, पिज्जा, बोरिंग हो गया। साहिल ने कहा, अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए। क्यों ना कुछ नया करें? सुना है सेक्टर 135 में एक पुरानी हवेली है जो खाली पड़ी है। लोग कहते हैं वहां अजीब चीजें होती हैं। हवेली। अनन्या ने भौहें चढ़ाईं। साहिल, तू हॉरर मूवीज ज्यादा देख रहा है। नहीं यार, सच में। साहिल ने उत्साह में कहा। मेरे स्कूल के एक सीनियर ने बताया। उसने कहा वो हवेली 20 साल से बंद है। पहले वहां एक फैमिली रहती थी, लेकिन एक रात कुछ हुआ और सब गायब हो गए। अब लोग कहते हैं वहां रात में औरत की आवाज सुनाई देती है। हाँ हाँ, भूतनी। रोहित ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी हंसी में थोड़ा डर था। चल, सैर पर चलते हैं। दीक्षा ने कहा। अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम इंस्टा के लिए कूल स्टोरीज बनेंगी। रोहित थोड़ा हिचकिचाया। यार, रात के 11 बजे हैं। सुनसान जगह, कुछ गड़बड़ हुई तो? अरे डरपोक, अनन्या ने हंसते हुए कहा। हम 4 हैं और साहिल के पास उसकी गाड़ी है। क्या होगा? आधे घंटे बाद चारों सेक्टर 135 की एक सुनसान गली में थे। साहिल की कार रुकी और सामने थी वो हवेली। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे गेट और खिड़कियां जो शीशों की जगह अंधेरे से भरी थीं। आसपास कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी। यार, ये जगह तो सचमुच डरावनी है। दीक्षा ने कहा, अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन करते हुए। देख, मैंने कहा था। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो अंदर चलते हैं। गेट खुला हुआ था। चारों ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हवेली के अंदर धूल और सड़ांत की गंध थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके थे और फर्श पर टूटी टाइल्स बिखरी थीं। यहाँ कोई रहा होगा? अनन्या ने फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ, सुना है 20 साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी। साहिल ने कहा। लोग कहते हैं वो यक्षिणी थी, खूबसूरत लेकिन खतरनाक। उसने कई मर्दों को लुभाया और फिर गायब कर दिया। बकवास। रोहित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी दीक्षा का फ्लैशलाइट फ्लिकर करने लगा। ये क्या? बैटरी तो फुल थी। उसने फोन को हिलाया, लेकिन फ्लैश बंद हो गया। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और कहीं से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। रुको, मेरे पास आओ। चारों रुक गए। दीक्षा की सांसें तेज थीं। तुमने सुना? उसने कांपते हुए पूछा। हाँ, लेकिन शायद हवा थी। साहिल ने कहा, लेकिन उसका चेहरा पीला था। नहीं यार, ये हवा नहीं थी। अनन्या ने कहा। मैंने साफ सुना। कोई औरत की आवाज थी। रोहित ने अपने फोन का फ्लैश ऑन किया और इधर उधर देखा, यहाँ कोई नहीं है। चलो, निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो पलटे, एक पुराना दर्पण दीवार पर दिखा। उसमें धूल जमी थी, लेकिन अनन्या ने कुछ देखा। रुको। उसने कहा। उस दर्पण में कुछ है। चारों ने दर्पण की ओर देखा। धूल के पीछे एक हल्की सी छाया दिखी। एक औरत, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और आंखें जो चमक रही थीं। दीक्षा ने चीख मारकर फोन फेंक दिया। ये क्या था? साहिल ने चिल्लाया। चलो भागो। रोहित ने कहा और चारों हवेली से बाहर की ओर दौड़े। लेकिन गेट तक पहुंचते पहुंचते अनन्या रुक गई।
मेरा फ़ोन मैंने अंदर छोड़ दिया। छोड़ दे यार, साहिल ने कहा। वापस मत जाओ। लेकिन अनन्या ने जिद की। बस 2 मिनट, मैं ले आती हूँ। वो अकेली हवेली में वापस गई। 5 मिनट बाद वो बाहर आई, लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ था। मुझे मेरा फ़ोन मिल गया। उसने धीरे से कहा। लेकिन उसमें एक फोटो थी जो मैंने नहीं ली। फोटो में अनन्या अकेली हवेली के दर्पण के सामने खड़ी थी और उसके पीछे वो औरत। अगले दिन चारों कॉलेज में थे, लेकिन कोई भी ठीक नहीं था। अनन्या बार बार उस फोटो को देख रही थी। यार, ये मज़ाक नहीं है। मैंने ये फ़ोटो नहीं ली। साहिल ने गूगल पर हवेली के बारे में सर्च किया। उसे एक पुराना न्यूज आर्टिकल मिला, 2005 का। उसमें लिखा था कि सेक्टर 135 की उस हवेली में एक औरत रहती थी जिसे लोग यक्षिणी मानते थे। वो खूबसूरत थी। स्विंग और गांव के कई मर्द उसके पीछे पागल थे। लेकिन एक रात वो और उसका परिवार गायब हो गया। पुलिस को कुछ नहीं मिला, सिवाय एक पुराने दर्पण के, जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसमें आत्माएं दिखती हैं। ये वही दर्पण है। अनन्या ने कांपते हुए कहा। मुझे उसमें वो औरत दिखी थी। रोहित ने अपने चाचा को फोन किया, जो पास के गांव में रहते थे। चाचा ने बताया। बेटा, वो हवेली शापित है। लोग कहते हैं वहां एक यक्षिणी रहती थी, जिसे गांव वालों ने मार दिया, क्योंकि वो उनके मर्दों को लुभाती थी। लेकिन उसकी आत्मा अभी भी वहां है। तो अब क्या करें? दीक्षा ने पूछा। हमें किसी को बताना होगा। साहिल ने कहा। कोई पंडित या कोई जो इन चीजों को समझता हो। चारों ने अपने कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर मिश्रा को ये बात बताई, जो इंडियन मिथोलॉजी और ऑकॉल्ट का एक्सपर्ट था। प्रोफेसर ने उनकी बात सुनी और गंभीर हो गए। कुबेर की सेविका होती है, लेकिन कुछ यक्षिणियां श्रापित होती हैं। वो अपनी खूबसूरती से इंसानों को लुभाती है और फिर उनकी आत्मा ले लेती है। तो अब क्या करें? रोहित ने पूछा। तुम्हें उस हवेली में वापस जाना होगा, प्रोफेसर ने कहा। लेकिन इस बार एक रस्म करनी होगी। तुम्हें उस दर्पण को तोड़ना होगा और एक खास मंत्र पढ़ना होगा। लेकिन सावधान, यक्षिणी तुम्हारे डर को भांप लेगी। मंत्र क्या है? साहिल ने पूछा। प्रोफेसर ने एक कागज पर मंत्र लिखा। एयूएम ह्रीं, श्री नित्य द्रवाय सायरा श्री ह्रीं। यह मंत्र यक्षिणी को शांत कर सकता है, लेकिन अगर तुम में से कोई डर गया तो वो और मजबूत हो जाएगी। उस रात अनन्या को एक सपना आया। एक औरत सफेद साड़ी में उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसने कहा। मेरे साथ आ अनन्या, मैं तुझे वो सब दूंगी जो तू चाहती है। अनन्या की नींद चीखते हुए टूटी। उसने देखा उसके कमरे का शीशा टूटा हुआ था। अगले दिन चारों कॉलेज के बाहर मिले। साहिल का चेहरा पीला था। यार, मैं रात को सो नहीं पाया। मुझे बार बार वो दर्पण दिख रहा था और मेरे फोन में एक और फोटो थी। क्या? अनन्या ने घबराते हुए पूछा। कैसी फ़ोटो? साहिल ने फोन निकाला। उसमें एक तस्वीर थी, हवेली का वही दर्पण, लेकिन उसमें साहिल का चेहरा नहीं था। उसकी जगह वो औरत थी, मुस्कुराते हुए, जैसे वो साहिल को देख रही हो। ये ये कैसे मुमकिन है? दीक्षा की आवाज कांप रही थी। मैंने भी कुछ देखा। मेरे कमरे का शीशा रात में अपने आप हिल रहा था। रोहित, जो अब तक चुप था, बोला। चारों ने प्रोफेसर मिश्रा से दोबारा मिलने का फैसला किया। प्रोफेसर ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया। मेज पर पुरानी किताबें बिखरी थीं और दीवार पर एक पुराना चित्र था, एक औरत जिसके लंबे बाल और चमकती आंखें थीं। ये तो वही है। अनन्या ने चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, प्रोफेसर ने गंभीर होकर कहा। यह सायरा है। 2005 में गांव वालों ने उसे यक्षिणी समझकर मार दिया, लेकिन उसकी आत्मा उस दर्पण में कैद हो गई। तुमने उस हवेली में कदम रखकर उसे जगा दिया। तो अब क्या करें? साहिल ने पूछा। आज रात तुम्हें हवेली में वापस जाना होगा। प्रोफेसर ने कहा।
मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन याद रखो, सायरा तुम्हारे डर को भांप लेगी। अगर तुम में से कोई डर गया तो वो और ताकतवर हो जाएगी। प्रोफेसर ने उन्हें एक छोटा सा ताबीज दिया, लाल धागे में बंधा एक काला पत्थर। इसे पहनो, ये तुम्हें थोड़ा बचाएगा। और ये मंत्र याद रखो, एयूएम ह्रीं श्रीं, नित्य द्रवाय सायरा श्रीं ह्रीं। रात के 11 बजे चारों ओर प्रोफेसर मिश्रा साहिल की कार में हवेली की ओर जा रहे थे। ग्रेटर नोएडा की सड़कें सुनसान थीं। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली का गेट अब पहले से ज्यादा जर्जर लग रहा था। शांत रहो, प्रोफेसर ने कहा। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हवेली के अंदर वही सड़हांध की गंध थी। फर्श पर टूटी टाइल्स अब और बिखरी हुई थीं, जैसे कोई रात में यहां आया हो। प्रोफेसर ने एक सर्कल बनाने को कहा। उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं और मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम ह्रीं श्रीं नित्य द्रवाय सायरा श्रीं ह्रीं। लेकिन तभी साहिल का फोन वाइब्रेट करने लगा। उसने चेक किया, एक व्हाट्सएप मैसेज अनजान नंबर से। तूने मुझे जगा दिया, अब मेरे साथ आ। ये क्या है? साहिल ने घबराते हुए फोन प्रोफेसर को दिखाया। इग्नोर करो, प्रोफेसर ने चिल्लाया, मंत्र पढ़ते रहो। लेकिन मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगीं। हवा में एक ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर रही थी। अनन्या ने देखा, वो दर्पण अब दीवार पर नहीं था। वो फर्श पर पड़ा था और उसमें धूल की जगह खून की बूंदें थीं। दर्पण को तोड़ो। प्रोफेसर ने कहा। रोहित ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और दर्पण की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर उठाया, हवेली में एक तेज चीख गूंजी। रुको! एक औरत की आवाज थी, गहरी और मधुर, लेकिन उसमें कुछ भयानक था। चारों ने पलट कर देखा। वहां हवेली के एक कोने में एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और चेहरा इतना खूबसूरत कि सांस रुक जाए। लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली, जैसे दो गहरे कुएं। सायरा, प्रोफेसर ने फुसफुसाते हुए कहा। तुमने मुझे बुलाया। सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में शहद था, लेकिन हर शब्द में ठंडक। अब मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम चाहते हो। साहिल के कदम अपने आप उसकी ओर बढ़े। नहीं, साहिल। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन साहिल की आंखें खाली थीं, जैसे वो सम्मोहित हो गया हो। मुझे मुझे धन चाहिए। साहिल ने धीरे से कहा। मेरे पापा का बिजनेस डूब रहा है। मैं तुझे वो दूंगी। सायरा ने कहा और उसने साहिल के गाल पर हाथ रखा। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि साहिल कांप उठा। मंत्र पढ़ो। प्रोफेसर ने चिल्लाया। चारों ने फिर मंत्र शुरू किया, लेकिन दीक्षा की आवाज कांप रही थी। एम, मुझे डर लग रहा है। उसने कहा और मंत्र का कागज हाथ से छूट गया। तभी सायरा की हंसी गूंजी। तुम कमजोर हो। उसने कहा। अब तुम मेरे हो। रोहित ने हिम्मत जुटाई और दर्पण पर पत्थर दे मारा। कांच टूटने की आवाज हवेली में गूंजी, लेकिन टुकड़ों में सायरा की छवि अब भी दिख रही थी। हर टुकड़े में उसकी आंखें चमक रही थीं। तुमने गलती कर दी। सायरा ने कहा। अब मैं तुम सबके साथ हूं। तभी अनन्या का फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक वीडियो शुरू हुआ, जिसमें वो चारों हवेली में खड़े थे, लेकिन उनके पीछे सायरा थी, मुस्कुराते हुए। ये ये लाइव है। अनन्या ने चीखते हुए कहा। खाली थी। उसने धीरे से कहा। वो मुझे बुला रही है। वो मुझे अमीर बनाएगी। दीक्षा ने रोते हुए ताबीज फेंक दिया। मैं ये नहीं कर सकती। वो हवेली से बाहर की ओर दौड़ी, लेकिन गेट अपने आप बंद हो गया। कोई नहीं जाएगा। सायरा की आवाज अब हर तरफ थी, दीवारों से, फर्श से, हवा से। तुमने मेरा दर्पण तोड़ा। अब मैं तुम्हारे अंदर हूं। हवेली से भागने के बाद चारों अपने किराए के फ्लैट में लौट आए, लेकिन सन्नाटा अब उनके साथ था।
रात के 2 बजे थे और फ्लैट में सिर्फ लैपटॉप की नीली रोशनी और बाहर की टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट थी। प्रोफेसर मिश्रा उनके साथ थे। मेज पर पुरानी किताबें बिछी थीं। हमने गलती कर दी। अनन्या ने कांपते हुए कहा। वो वो अब हमारे साथ है। मेरा फोन आज सुबह अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर उसकी तस्वीर थी। मेरे साथ भी। साहिल ने धीरे से कहा। उसकी आंखें अब भी खाली थीं, जैसे सायरा का जादू उस पर बरकरार हो। वो मुझसे बात करती है, कहती है वो मुझे अमीर बनाएगी। शांत हो जाओ। प्रोफेसर ने कहा। सायरा तुम्हारे डर को खाती है। तुम जितना डरोगे वो उतनी मजबूत होगी। हमें अंतिम रस्म करनी होगी, आज रात यहाँ। यहाँ? दीक्षा ने घबराते हुए पूछा। लेकिन हवेली में तो। हवेली अब मायने नहीं रखती। प्रोफेसर ने काटते हुए कहा। दर्पण टूटने के बाद सायरा आजाद है। वो अब तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे डर में, तुम्हारी कमजोरियों में। रोहित, जो अब तक चुप था, बोला, तो अब क्या करें? प्रोफेसर ने एक गहरी सांस ली। तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। सायरा तुम्हारी कमजोरियों को जानती है। अगर तुम उनसे जीत गए तो वो तुम्हें छू नहीं पाएगी। इसके बाद हम एक आखिरी मंत्र पढ़ेंगे और वो हमेशा के लिए चली जाएगी। प्रोफेसर ने कमरे के बीच में एक सर्कल बनाया, 4 मोमबत्तियां जलाईं और हर दोस्त को एक ताबीज पकड़ने को कहा। ये ताबीज तुम्हें थोड़ा बचाएगा, उन्होंने कहा। लेकिन असली ताकत तुम्हारे अंदर है। अपने डर को याद करो और उसे हरा दो। रोहित सबसे पहले था। उसने आंखें बंद की। मेरा डर। उसने धीरे से कहा। 2 साल पहले मेरी गलती से एक एक्सीडेंट हुआ। मेरा छोटा भाई, वो अब व्हील चेयर पर है। मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। तभी कमरे में एक ठंडी हवा चली। रोहित की आंखों के सामने उसका भाई दिखा, लेकिन उसका चेहरा सड़ा हुआ था और वो व्हीलचेयर से उठकर रोहित की ओर बढ़ा। तूने मुझे बर्बाद किया। उसने कहा। रोहित ने चीखने की कोशिश की, लेकिन प्रोफेसर ने उसका कंधा पकड़ा। ये सच नहीं है। सायरा तुम्हारा दिमाग पढ़ रही है। उसका सामना करो। रोहित ने हिम्मत जुटाई। मैं माफी मांगता हूं, उसने कहा। लेकिन मैं अब डरने वाला नहीं। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। तभी वो छवि धुएं की तरह गायब हो गई। अनन्या की बारी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मेरा डर, विश्वासघात, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर पाती। अनन्या ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने तुझे माफ कर दिया। तू मुझे डरा नहीं सकती। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और छवि गायब हो गई। साहिल की आंखें अब भी खाली थीं। मेरा डर, गरीबी, मेरे पापा का बिजनेस डूब गया। मैं नहीं चाहता कि हम फिर वैसी जिंदगी जी। तभी सायरा फिर प्रकट हुई। वो अब पहले से ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी साड़ी चमक रही थी। मैं तुझे सब दूंगी, उसने कहा। बस मेरे साथ आ। साहिल के कदम उसकी ओर बढ़े। साहिल, रुक। रोहित ने चिल्लाया, लेकिन साहिल रुका नहीं। उसने ताबीज फेंक दिया। मुझे अमीरी चाहिए। साहिल ने कहा। तभी सायरा ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि साहिल चीख पड़ा, लेकिन उसकी चीख में दर्द नहीं, लालच था। दीक्षा रो रही थी। मेरा डर, मृत्यु। मुझे मरने से डर लगता है। कमरे में अंधेरा गहरा गया। सायरा अब दीक्षा के सामने थी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ। मृत्यु ही सत्य है। उसने कहा। मेरे साथ आ और डर खत्म हो जाएगा। दीक्षा ने ताबीज को छुआ। नहीं, मैं जीना चाहती हूँ। तू मुझे नहीं ले सकती। उसकी आवाज में हिम्मत थी। सायरा की छवि टिमटिमाई और धुएं में बदल गई। प्रोफेसर ने चिल्लाया। लॉग, अब मंत्र पढ़ो, एक साथ। चारों ने साहिल को छोड़कर मंत्र शुरू किया। एयूएम ह्रीं श्रीं, नित्य द्रवाय सायरा, श्रीं ह्रीं।
साहिल अब भी सायरा के सम्मोहन में था। उसने मंत्र पढ़ने से मना कर दिया। वो मुझे सब देगी। उसने फुसफुसाते हुए कहा। रोहित ने हिम्मत जुटाई। उसने साहिल को थप्पड़ मारा। होश में आ भाई, वो तुझे मार देगी। साहिल की आंखें साफ हुईं। उसने ताबीज उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे में एक तेज रोशनी फूटी। सायरा की चीख गूंजी, जैसे उसका शरीर जल रहा हो। नहीं, तुम मेरे हो। उसने चिल्लाया। तभी अनन्या ने टूटे दर्पण के टुकड़े उठाए और उन्हें मोमबत्ती की आग में डाल दिया। हर टुकड़ा जलते ही सायरा की चीख और तेज हुई। आखिरी टुकड़ा जलने के साथ एक ठंडी हवा का झोंका आया और सायरा की छवि धुएं में गायब हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। मोमबत्तियां फिर से जलने लगीं। हो हो गया। दीक्षा ने कांपते हुए पूछा। हाँ, प्रोफेसर ने कहा। सायरा चली गई, लेकिन तुम्हें अब कभी ऐसी जगह नहीं जाना। चारों ने राहत की सांस ली। प्रोफेसर ने किताबें समेटी और चले गए। लेकिन उस रात, जब रोहित अपने फोन पर व्हाट्सएप चेक कर रहा था, एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैं वापस आऊंगी। रोहित ने मैसेज डिलीट कर दिया और फोन बंद कर दिया। लेकिन जब वो सोने गया, तो उसे अपने कमरे के शीशे में एक हल्की सी छाया दिखी। वो एक पल को चमकी और फिर गायब हो गई। चारों ने फैसला किया कि वो कभी उस हवेली का जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन हर रात जब उनका फोन वाइब्रेट करता या शीशे में कोई छाया दिखती, उन्हें लगता शायद सायरा अभी भी कहीं है।